दोस्तों अभी ऋषिकेश से लौट रहा हूँ। ये हरिमोहन बाबू खांसते बहुत है आजकल, इनको बड़ी खांसी आ रही है और वीडियो में जब ये खांसते हैं तो मुझे डबल उस सेंटेंस को रिपीट करना पड़ता है। कई बार एडिट कर देता हूँ, कल जल्दी में था तो एडिट नहीं किया है कल वाले में। अभी दोस्तों एक तो इस वीडियो में आप एक चेंज देख पा रहे होंगे। एक तो ये अभी आपने देखा हाथी का गोबर पड़ा था और जो बैराज था वहाँ पे भी बहुत सारा गोबर पड़ा है या लीद पड़ी है। ये देखिए, ये नहीं, ये तो पत्थर है। तो गोबर के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं बताऊं कि ये जो वीडियो में आप चेंजेस देख पा रहे हैं कि ये फुल स्क्रीन में चल रहा है। पहले एक ब्लैक सी पट्टी आती थी, ये वीरू बाबू ने सिखाया है मुझे। मैं देख नहीं पाता तो मैंने एक दिन देखा, मैंने कहा यार मैं भी जब गया था तो वीरू ने भी तो वीडियो बनाया था जब हम लोग गए थे सुंदर खाल के ट्रैक पे। तो मैंने गया तो उसके चैनल पे 7-8 वीडियो पीछे मिला मुझे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा देखा, उतने में मैंने देखा यार इसका तो पूरे स्क्रीन में चल रहा है और मेरा नहीं चलता। तो फिर मैंने उसे फ़ोन लगाया तो फ़ोन लगा नहीं उसका। एक्चुअली जहाँ उसका वो है रेस्टोरेंट, वहाँ नेटवर्क नहीं आता। तो मैंने उसको ऑडियो में से छोड़ दिया था कि भाई ये क्या चक्कर है तुम्हारा, कैसे चल रहा है। तो उसने बताया कैसे कैसे करना है। तो ये गड्ढों ने आज, अभी मैं लाइट जला दी जाए पहले। तो एक तो हाथी के गोबर का बता दूं दोस्तों कि हाथी का गोबर ताज़ा मिला है। इसका मतलब हाथी यहीं था और इस बात की संभावना है कि मिल सकता है। ये डिपर मैं कर ली थी मैंने पहले, क्योंकि जब गाड़ियाँ आती ना तो उस वक्त दिक्कत होती है। जैसे ही हाथी मिले तुम खास देना, ठीक है? तुम ही को उठा ले जाएगा। तो अभी दोस्तों ऋषिकेश गया था। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अबरार जी, मेरे ख्याल से यूएस में है कि यूके में है। उनको गाड़ियों का अच्छा नॉलेज है। कल वाले वीडियो को देख के उन्होंने कमेंट लिखा था कि कुछ पावर स्टीयरिंग की आवाज़ आ रही है, कुछ किसी चीज़ की आ रही है जब आप एक्सीलेटर दबाते हो तब। अभी आज तो नहीं टकराई, लेकिन इस रोड में गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं ना, तो 2 दिन से ऐसा हो रहा था कि एक पॉइंट था जहाँ निगाह जाती नहीं थी और वहाँ पे खट्ट से आवाज़ आती थी। और वो जो जंगली रिजॉर्ट के रास्ते हैं वो वाले, उसमें ऐसी आवाज़ नहीं आती क्योंकि उसमें हल्का फुल्का पत्थर टकराता है और पत्थर खुद भी खिसक जाता है। यहाँ क्या है, ज़मीन में जगह जगह पेवर्स गाड़े हुए हैं। जहाँ पानी वाली जगह है ना, तो वो जो पेवर्स का उठा हुआ हिस्सा होता है ना, वो टकरा रहा था। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो तब तक मुझे नहीं मालूम चला था, लेकिन जब वो मैं ऋषिकेश निकला तो वहाँ राकेश मोटर्स है। तो आज उन्होंने बोला भी है कि आप रिव्यू लिख देना। मैंने कहा हाँ लिख दूंगा। तो अभी मारुति तो अपनी ये सिलेरियो तो मैं इनके यहाँ ही ठीक कराता था जब भी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी। इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है राकेश मोटर्स की, जो ऋषिकेश में है। और वैसे जो फ्यूचर वाला है वो, उसमें तो जाम लगता है। वो 14 बीघा में है, 14 बीघा इलाके का नाम है। और वहाँ जाओ तो एक तो घुसना मुश्किल है, फिर नंबर आने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ राकेश मोटर्स की सर्विस अच्छी है, इसमें नो डाउट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं और अभी भी मैं 1700 रुपये दे के आ रहा हूँ उन्हें। लेकिन जब देखिए क्या फ़ायदा होता है जब आप कमेंट पढ़ते हो सब्सक्राइबर से, आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाती है। जब आप डिस्कशन भी, मैं बोलता हूँ कि जो मेरा ये वीडियो एक तरह से 2 वे डिस्कशन है, इसमें मैं बोलता हूँ, आप लोग लिखते हो। लिखा तो मेरे दिमाग में आ गया था यार कि तो क्या, तो मैंने इसको हरिमोहन को भेजा यार जरा चेक करके आओ दुकान में। उनकी बाहर वो देखिए कितना बढ़िया वाटरफॉल बन रहा है। उनकी बाहर स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। तो मैंने कहा यार तुम चेक करके आओ। मुझे लग रहा था कि राइट वाली वाइपर ब्लेड आवाज़ कर रही है। देखो अब तो नहीं कर रही, तब कर रही थी, अब नहीं कर रही। तो उनके वाइपर ब्लेड ख़त्म थी। तो मैंने तब स्टीयरिंग घुमा के देखा। मैंने कहा यार देखें स्टीयरिंग में, तो मुझे लगा लेफ़्ट जब घुमा रहा था तो मुझे लग रहा कुछ आवाज़ आ रही है। तो अंदर ले गया वर्कशॉप के मिस्त्री को दिखाया तो उसने कहा ये इस पावर स्टीयरिंग की आवाज़ नहीं है, ये चिमटे की आवाज़ है। चिमटे की क्या बोला, गोली की आवाज़ है। मैंने कहा खोलो भाई। तो वो उसमें जो बे होता है उनका, जो गड्ढा सा होता है ना, उसके ऊपर जैक लगा के चढ़ाई
तो देखा तो चिमटा, लेफ्ट साइड का चिमटा ही टेढ़ा हो गया था। मतलब उसमें 2-4 अच्छी खासी ठोकर लगी थी। तो चिमटा टेढ़ा होने से नहीं, वो तो खैर जो उसकी गोली, मतलब वो एक बॉल सी होती है, वो चेंज कराई। वो क्या चेंज कराई, मैंने पूरा चिमटे ही चेंज करा दिया। लेकिन उसने बताया कि चिमटे में भी ठोकर लगी, तो मैंने कहा फ़ौरन चेंज करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1500 का चिमटा आया, 200-300 रुपये लेबर। तो ऐसा होता है। तो हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी मुझे, और ये देखो गाड़ी आई तेज़ी के साथ। तो वीडियो में भी देखिए सब्सक्राइबर लोग इतना ध्यान रखते हैं कि गाड़ी से कैसी आवाज़ आ रही है। मैं बोलता रहता हूँ तो मुझे आवाज़ें समझ में नहीं आती। अभी भी अरे मुझे ऐसा लग रहा है हल्की हल्की सस्पेंशन से कुछ आवाज़ ऐसी आ रही है, लेकिन आ रही होती तो फिर मिस्त्री ने बताया होता, उन्होंने चेक करी थी। लेकिन कोई बात नहीं। कल मुझे जाना है दोस्तों एक जगह, सुबह निकलूँगा। और कहाँ निकलूँगा अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे सीक्रेट रखने के लिए कहा गया है। एक अभियान है, जैसे पहले नहीं किया था एक अभियान में, वैसे ही एक अभियान है। तो जाऊंगा, फिर मैं और हरिमोहन जाएंगे। खाने पीने का सामान भी, गैस सिलेंडर वो छोटा वाला जो है वो लेके जाएंगे, क्योंकि खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो जाती है जब आप इंटीरियर में जाते हो ना, पहाड़ में। तो पहली बात तो हर जगह मिलता नहीं नाश्ता, पराठे वगैरह। और फिर क्या होता है कि रोटी सब्जी मिलती है, वो भी शाम के 6 बजे कई जगह। जो बहुत ज़्यादा आप ऊंचाई पे चले जाते हो ना, मैं भी ऊंचाई पे ही जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो फिर खाना नहीं मिलता। तो मैंने कहा यार सामान लेके चलो, मिल जाएगा, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास एक बैग है। और अब एक मैं बढ़िया सा मजबूत सा बैग सिलवाऊंगा गुरखा के लिए। स्पीति में भी सामान कैरी करूंगा। स्पीति में तो ब्यूटेन के सिलेंडर कैरी करने पड़ेंगे, एलपीजी तो चलेगी नहीं वहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल तो एलपीजी में हो जाएगा काम। तो जो होगा आपको मालूम चलेगा, पहले से नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपको पता है ना, जब किसी से वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा, और आपको मालूम है कि मैं जेंटलमैन हूँ। एक रोहतास जी है, रोज़ मुझे गुड मॉर्निंग भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, और उनका एक सेंटेंस होता है रोज़ का, विवेक जी गुड मॉर्निंग, क्योंकि टाइगर जेंटलमैन होता है। उनका रोज़ का ही है। तो टाइगर जेंटलमैन होता है दोस्तों। यहाँ हाथी की स्मेल आ रही थी मुझे, आई क्या? तुम्हें भी आई ना? दोस्तों यहाँ पीछे ही हाथी हैं लगता है, अच्छी खासी स्मेल आई है हाथी की। लेकिन वहीं बाइकर्स भी खड़े थे, उनको नोटिस नहीं किया। यहाँ पीछे देख के चलो, इधर मैं सामने देख रहा हूँ, राइट में देख के चलना तुम। इधर देखो, इधर खिड़की से। तो ये बात दोस्तों हम सबको मालूम है कि जिम कॉर्बेट ने बोली थी कि टाइगर जेंटलमैन होता है। इस बारे में तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो कॉर्बेट साहब ने बुक लिखी, कॉर्बेट साहब की जो शिकार की टेक्निक थी, तो क्या उन्होंने अपने आप डेवलप करी थी? मुद्दे की बात, आज इस बात पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। 2 वे डिस्कशन, मैं बोलूँगा, आप लोग लिखना। देखिए दोस्तों, कुछ भी, कोई भी आदमी अपने माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता। कुछ बातें आपको एक्सपीरियंस से सिखाती है। मैंने हमेशा बोला, एक दो पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि इंसान को जो जंगल का अनुभव होता है उसमें 30% वो प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखता है, 70% वो पढ़ के सीखता है। एक लाइन मैंने और बोली थी, शायद उन्होंने एडिटिंग में काट दी थी, क्योंकि जब मैंने वो देखा पॉडकास्ट तो उसमें नहीं था। एक एग्जांपल बड़ा सटीक था, इसलिए मैं यहाँ रिपीट कर दूं, क्योंकि अपना तो रोज ही पॉडकास्ट हो जाता है। ये भी तो पॉडकास्ट है दोस्तों। अजय सूरी साहब बोलते हैं कि ये पॉडकास्ट है, वस्ती जी जो आप करते हो रोज, आप जो बोलते, गाड़ी चलाते हो बोलते हो, पॉडकास्ट ही है, सोलो पॉडकास्ट। तो दोस्तों एक बात है, मैंने उस पॉडकास्ट में जो बात बोली थी वो रिपीट करता हूँ। मैंने उसे बोला था कि हाथी के जो दांत होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट के जो दांत होते हैं, जो आपको मालूम है कि 26 दांत होते हैं हाथी के मुंह में, जिसमें से 24 चबाने वाले होते हैं और 2 बाहर निकले होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाथी, जिसके लिए हम बोलते हैं कि हाथी के खाने के दांत और
दिखाने के दांत। और तो जो उसके खाने के दांत होते हैं, चबाने के दांत होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट में क्या होता है, डायमंड शेप्ड होते हैं दोस्तों। जैसे डायमंड होता है ना, जब तराशने के बाद डायमंड हो जाता है, थोड़ा सा नुकीला नुकीला सा, मतलब एक क्रिस्टल टाइप का शेप बन जाता है, ऐसे होते हैं। और जो एशियन एलिफेंट होता है, उसके जो चबाने वाले दांत होते हैं, उसमें कुछ लहरें सी बनी होती हैं, कुछ कुछ ऐसी लहरें कि जब समुद्र का पानी वापस लौट जाता है तो रेत में एक लहर सी बन जाती है ना। अगर आपने हाई टाइड लो टाइड देखा हो तो लो टाइड के टाइम पे समुद्र का पानी काफ़ी पीछे चला जाता है और बहुत सारी वैसी लहरें बनी होती हैं, उसमें बहुत सारी स्टार फिश, घोंगे वगैरह, जेली फिश वगैरह आके बाहर पड़ी होती है। तो वो जो लहरें होती हैं, वैसी लहरें होती हैं एशियन एलिफेंट के दांत में, वो जो 24 दांत अंदर हैं चबाने वाले। अब ये बात, क्योंकि वो खाना अच्छे से ग्राइंड कर सके इसलिए शेप है। अफ्रीकन एलिफेंट में डायमंड शेप, एशियन एलिफेंट में लहर शेप। अब ये बात, आप 1000 सफारी कर लो जंगल के अंदर, 1000 बार घूमने चले जाओ, क्या ये प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको मालूम चलेगी कभी? क्या आप हाथी से बोलोगे भाई मुंह खोल, तेरा दांत देखना है? तो नहीं पॉसिबल ना। आप हाथी के बगल से निकल जाओगे, अगर हाथी ने मुंह खोला भी है तो शायद इतनी बारीकी से आप नहीं देख पाओगे, 2 मिनट के लिए भी खोलेगा। ये बात आपको पढ़ के ही मालूम चलेगी। इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने इस बात के लिए दिया कि 70% नॉलेज पढ़ के आता है, 30% नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है। जिम कॉर्बेट साहब के साथ भी ऐसा ही था। जो उन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, हमारे लिए तो हमें लगता है कि ये कॉर्बेट साहब ने ही लिखा, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने पहले बोला, कोई भी माँ के पेट से सीख के कुछ नहीं आता, सब कुछ सीखता है। अब इसका मतलब जिम कॉर्बेट साहब ने भी कोई बुक पढ़ी और बुक का से सीखा शिकार की टेक्निक और उसको इम्प्लीमेंट किया। कुछ उसमें अपनी बातें भी जोड़ी होंगी। अब वो किससे सीखी, किस से सीखी मुझे नहीं मालूम। आपको पता है, मैंने बताया मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, मेरी हॉबी है, और वो वाइल्ड लाइफ की बुक। अगर आप मुझे कोई दूसरी बुक दे दो कि मैं 2 मिनट नहीं पढ़ पाऊंगा, वाइल्ड लाइफ की बुक दे दो कि शायद मैं, अगर आंखों में दर्द ना हो तो दिन भर पढ़ता रहूं। तो एक बुक है दोस्तों, कर्नल ए स्टीवर्ट की बुक है, टाइगर एंड अदर गेम। ये उन्होंने पब्लिश की थी 1927 में। 1927 में जिम कॉर्बेट साहब भी एक्टिव थे शिकार में, शिकारी थे। आपको पता है कि 1926 में उन्होंने रुद्रप्रयाग मैन ईटर मारा था और उनका शिकारी कैरियर बाद तक चलता रहा था। 38 तक तो वो काफ़ी एक्टिव थे, थाग मैन ईटर तक। यानी कि जब कर्नल ए स्टीवर्ट की बुक आई उसके 10 साल बाद तक कॉर्बेट साहब शिकार में एक्टिव थे। तो कर्नल ए, यहाँ भी आई हाथी की स्मेल। तो कर्नल ए स्टीवर्ट ने जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने शिकार की पद्धति बताई। पद्धति मतलब समझते हो आप? टेक्निक्स, कैसे कैसे शिकार करना चाहिए, कैसे एक एक चीज़ डिफाइन करी है कि जो बेट है वो क्या है, आपको कितनी दूरी पर बेट बांधनी चाहिए, और बेट में अगर कोई पेड़ है तो बांधने के लिए अच्छी बात है, नहीं है तो आपको खूंटा गाड़ना चाहिए। तो खूंटा कितना गहरा गाड़ना चाहिए? खूंटा जमीन से 2 फीट ऊपर होना चाहिए, 4 फीट जमीन के नीचे होना चाहिए। ऐसी बारीकियां, एक एक चीज, इतनी बारीकियां बताई हैं कि अगर कोई आदमी शिकार करना नहीं जानता तो प्रॉपर शिकारी बन जाएगा केवल बुक पढ़ के। उनकी बुक के 2 एडिशन थे। तो ये तक बताया कि अगर आप शिकार करने जा रहे हो, टाइगर के लिए बैठो तो कैसे बैठो, पैंथर के लिए बोलते हैं कि पैंथर के लिए लोग मचान पर नहीं बैठते जनरली, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ जाता है ना। तो लेकिन बोले मैंने सक्सेसफुली मचान पे बैठ के मारा है पैंथर को। वो एक्चुअली कर्नल थे दोस्तों, मैं बता दूं उनके, कर्नल ए स्टीवर्ट कर्नल थे फौज में, ब्रिटिश आर्मी में, और बलूच रेजिमेंट में कर्नल थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। तो कर्नल बहुत बड़ी बात होती, आज भी बहुत बड़ी बात होती है, तब तो बहुत ही बड़ी बात थी। तो 1910 से 1910 से लेकर 1920 तक इंडिया के अंदर पोस्टेड थे। शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे। तो उन्होंने शिकार बहुत किए और उन्होंने बुक भी लिख दी, शिकारियों को सिखा भी दिया, शिकारियों के गुरु थे। तो जो उन्होंने ये बारीकियां लिखी, काट देना किसका है, किसका था? शमशेर को भी इसी टाइम लग रहा है। तो ये
क्या बता रहा था, ये इसलिए डिस्टर्ब हो जाता दोस्तों सोलो ट्रैवलिंग में। क्या आप लगातार बोलते जाओ, और अभी हरिमोहन जी का मोबाइल बज गया, मेरा आ रहा था मैंने काट दिया, तो मैं नहीं भटका। लेकिन तो क्या बोल रहा था, हाँ पैंथर के लिए उन्होंने बोला, अबे ये तो आ गया टेम्पो ट्रैवलर। ये टेम्पो ट्रैवलर दोस्तों आते हैं नीलकंठ महादेव से। तो कल मैंने बताया था आपको कि चलो छोड़ो, दूसरे टॉपिक से भटकना नहीं, भटक जाऊंगा बेवजह, अच्छी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने हाँ टाइगर या पैंथर के लिए जब आप मचान बनाने जा रहे हो तो उन्होंने इतनी बारीकियां बताई हैं कि आप जाते वक्त, पहले तो उन्होंने बताया कि भाई वही बात जो हमें मालूम है, अक्सर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि मैंने बताया ना कि ये वो टाइम है जिस टाइम पे लेपर्ड निकल आता है और टाइगर थोड़ी देर में निकल आता है। अगर कुछ दिन पहले आपको ध्यान हो कि कुछ बाइकर्स खड़े थे, मैंने कहा इस टाइम जंगल में पैदल खड़े होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जबकि ये राजा जी टाइगर रिजर्व है। तो जब सनसेट हो रहा होता है दोस्तों, ये बात उन्होंने लिखी है कर्नल ए स्टीवर्ट ने, कि जब सनसेट हो रहा होता है उस टाइम पे निकलता है लेपर्ड, और जब सनसेट हो चुका होता है, अंधेरा हो जाता है, उस टाइम पे निकलता है। सनसेट होने के फौरन बाद जैसे ही अंधेरा आता है निकलता है टाइगर। लेकिन 100% आप श्योर मत हो जाओ कि ऐसा ही होगा, वो उसके मूड पर भी निर्भर करता है। उसकी मर्जी है तो वो पहले आ सकता है, वरना दिन में टाइगर कैसे दिख जाता है। तो ये बात बताई, तो उन्होंने बताया कि अगर आप लेपर्ड के लिए बैठने जा रहे हो तो किसी भी तरह से आप 3 बजे के पहले बैठ जाओ मचान पर। टाइगर के लिए बैठने जा रहे हो तो 4 बजे के पहले बैठ जाओ। तो उन्होंने ये बताया कि जब आप जा रहे हो, पहली बात तो पेड़ आपने देख लिया था कि जहाँ बेट बांधनी थी वहाँ से 10 गज की दूरी पर पेड़ होना चाहिए, या पेड़ से 10 गज की दूरी पर बेट बांधनी चाहिए। अगर आप लाइव बेट बांध रहे हो, पेड़ से बांध दो, और अगर बांधने के लिए कोई मजबूत ऐसा कुछ नहीं है तो खूंटा गाड़ के बांध दो। और वो टाइगर होगा तो बेट को खींच के ले जाने के लिए तैयार होगा कि कितनी भी मजबूत रस्सी बांधो वो खींच सकता है, तोड़ सकता है। और लेपर्ड है जनरली नहीं तोड़ता, वो वहीं बैठ के खा लेता है। पूरे खाने की टेक्निक बेसिकली तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपका रिवीजन हो जाता है एक तरह से। तो उन्होंने बताया कि भाई लेपर्ड पेट से खाना शुरू करता है और आते भी खा जाता है। टाइगर पिछले हिस्से से खाना शुरू करता है और ज़्यादा सफाई के साथ खाने वाला है, मतलब वो पूरा इंट्रेल्स वगैरह खींच के दूर ले जाता है, फिर वो सफाई से खाता है। लेपर्ड का केस ये है कि वो ऐसे खाता है कि भाई आंतों से खा लेता है, लेकिन कभी कभी लेपर्ड भी पीछे से खाता है, पूंछ की तरफ से। और उसमें यह है कि अगर आपने कहीं पे देखा, शिकार देखा पड़ा हुआ और खाए हुए जगह 2 जगह से खाया, तो आप समझ जाओ कि 2 टाइगर थे, यानी कि टाइगरेस और कब थे। आप ये मतलब बहुत ही बारीकियां बताई हैं। तो उसमें यह भी बताया कि अगर आप जा रहे हो शिकार, मान लीजिए आप मचान पे बैठने जा रहे हो, तो आप रास्ते से झाड़ियाँ काट लो जो कि आपके मचान को हाइड करने के काम में आएगी। यानी कि इसमें बारीकी छिपी हुई है दोस्तों। हल्की हल्की आवाज़ है अभी सस्पेंशन में, चलो दिखाऊंगा उसको। अब जो कल लंबी 3 दिन की ट्रिप पे जा रहा हूँ उसके बाद, तो ये देखिए कुछ पत्थर आके गिरे हैं, ये यहाँ से ऊपर से ये पड़े ना, ये पत्थर तो खैर बंदर भी गिरा सकते हैं अगर उछल कूद करते हैं। एक पत्थर सरका तो पीछे से बहुत सारे सरक जाते हैं। तो हाँ, वो इसलिए उन्होंने बोला कि मचान पे जाते वक्त आप रास्ते से काट लो, क्योंकि आप उस जगह से काटोगे तो टाइगर और लेपर्ड को समझ में आ जाता है कि यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ है मामला, यहाँ पेड़ पौधे काटे गए जो कल नहीं कटे थे, यानी कोई आया था। इसलिए उन्होंने कहा कि जब जा रहे हो रास्ते में काट लो। उन्होंने कहा एक वो पोल काट लो, यानी बल्ली काट लो, जिसमें आप अपनी राइफल टिकाओगे। बांधने का, टिकाने का जुगाड़ कर दो, अच्छे से बांध दो, और राइफल को कॉक करके पूरी तरह से लॉक वॉक खोल के बस ट्रिगर दबाना बाकी रह जाए। तो मचान पे जब आप बैठते हो तो आपकी सामने होनी चाहिए, 1 मिनट में उठाओ और सीधे निशाना। दूसरी बात, जब लेपर्ड आता है तो वो बैठता है। अभी ये बात कहाँ से आ गई दोस्तों मेरे दिमाग में कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिम कॉर्बेट से रिलेटेड बताने वाला हूँ, लेकिन अब दूसरी धारा में चल पड़े तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो वो आता है तो वो पहले शिकार से करीब 50-60 फीट की दूरी पर बैठ जाता है, थोड़ी देर बैठता है, फिर 5-10 फीट उठ के सरकता है, आगे जाएगा, फिर बैठ जाएगा। और उस दौरान वो पूरा निरीक्षण कर रहा होता है। बोले ऐसा कोई लेपर्ड नहीं जो कि ऊपर सिर उठा के ना देखे।
अब जब सिर उठा के देखता है तो उसे लगता है यार ये जो मचान है, क्योंकि आपने उसको पत्तों से छिपाया होता है, और वो भी ताजे पत्तों से, सूखे पत्तों से नहीं, तो एक दिन में तो मुरझाते नहीं पत्ते। तो वो सोचता है यार कि कल तो ये यहाँ नहीं था। फिर वो सोचता है कि लगता है मुझे धोखा हो गया है, मैंने कल जब शिकार मारा तो जो मैंने एक सर्वे किया था तो ये इस बात को मैं देख नहीं पाया। अब वो देखता रहेगा। तो उसके लिए बताया शिकारी को उन्होंने, स्टीवर्ट ने, कि आप अपनी पलकें भी मत झपको, क्योंकि दो पत्तों के बीच से जो आपकी आंखें दिख रही हैं, मतलब एक पूरा हाइट बनाया हुआ है ना, आपने पेड़ की डालियां लगाई हैं, बीच में हल्के हल्के छेद छोड़े हुए हैं, तो जिस छेद से आपकी निगाहें लेपर्ड की निगाहों से मिल रही हैं, वो पलकें झपकेंगी तो लेपर्ड पकड़ लेगा कि यहाँ कोई है। अब पलकें कैसे नहीं झपकेंगी, तो उसके उन्होंने बोला है कि अपने आंखों को आधा बंद कर लो, पलकों को, तो फिर पलकें नहीं झपकती, और उससे आपको दिख भी रहा होता लेपर्ड। और बोल रहा है उस टाइम आपकी दिल धक 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 कर रहा होता, थड़ 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 कर रहा होता है, और वो थड़ 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 भी शायद लेपर्ड सुन रहा होता, लेकिन उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि इनकी सुनने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लेपर्ड हो। तो इतनी बारीकियां उन्होंने बताई हैं। ये भाई साहब क्यों बैठे हैं यहाँ पे? नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल नहीं, ये सूखे नशे वाले। चोट लगी तो कैसे गिरा है वो? दौड़ते रहते? हाँ हाँ, तो सूखा नशा किया ना, फिर तो चोट लगनी है। अभी वो सोच रहा है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और उसको नहीं पता कि वो कहाँ है। अब आप ये मत बोलना भाई साहब कि इसको बैठा लेना चाहिए था, ये सूखे नशे वालों को नहीं बैठाना चाहिए, ये जानबूझ के करते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हाँ क्या, हाँ भूल ही गया हूँ तो कहाँ से। ये नीचे देखो ऋषिकेश की ब्यूटी। हाँ, आप पलकें आधी खोल के रखते हो तो लेपर्ड नहीं समझ पाता, थोड़ी देर देखता रहता है, फिर वो अपने सोचता चल भाई अपने शिकार पे चलें। तो ये इतनी बारीकियां उन्होंने ऐसी ऐसी बताई, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उस चक्कर में कहीं वो बात ना भूल जाऊं। पहले मैं वो बात बता दूं, फिर अगर मुझे याद रहा या अपना सफ़र ने अलाउ किया तो फिर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे ये भी देखना होता है कि मुझे 30 मिनट के आसपास 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाना है। ज़्यादा बन जाएगा भाई, 2 पार्ट के लायक बनता नहीं है, और ज़्यादा बन जाएगा तो लगता है भाई यार इसमें तो इम्पोर्टेंट बात बोली, छोड़ो। कल भी ज़्यादा बन गया था, कल 33 मिनट या 34 मिनट का था। अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है 34 मिनट का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब लोग कमेंट करते हैं। एक ने स्टोरी चैनल पे लिखा, कुछ लोग बोलते हैं लंबी स्टोरी डालो, आप छोटी क्यों डालते हो। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले डाली तो वो ऑलमोस्ट 1 घंटे की है, 3-4 मिनट कम है, 57 मिनट्स की है। अब एक भाई साहब लिखते हैं कि पहले आप 15 से 20 मिनट की डालते थे तो हम देखते थे, अब आपने ज़्यादा लंबी डालनी शुरू कर दी तो हम देखते नहीं है। देखते नहीं तो कमेंट कैसे किया, लेकिन वो बोले कि आप छोटी डाला करो तो हम देखा करें। तो हर किसी को अलग चीज़ चाहिए, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन ठीक है। एक जनरली कहा जाता है यूट्यूब के लिए कि आप एक ही साइज़, एवरेज साइज़ आपके वीडियो का बराबर होना चाहिए, ताकि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तकलीफ़ ना हो। उन्हें आदत होती है ना देखने की, अगर अब 15 है तो 15, 16 चल जाएगा, 14 चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी दिन 25 डाल दोगे तो उनका शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा जिस टाइम पे वो देखते हैं। अगर आप रोज़ 2 घंटे के वीडियो डालते हो तो फिर 2 घंटे के डालो। तो ऐसा मेरी एवरेज है 25 to 30 मिनट में ध्यान रखता हूँ। तो इतना बोल के मैंने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन बात तो आप तक पहुँच गई ना कि मैं क्यों आधे रास्ते में बंद कर देता हूँ वीडियो। तो वो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि जिम कॉर्बेट की बात, कि जिम कॉर्बेट ने ये बात जो बोली थी कि टाइगर जेंटलमैन होता है, ये बात उन्होंने लिखी थी 1944 में मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नाम की बुक में। लेकिन इस बात को पहले लिख चुके थे कर्नल A.E. स्टीवर्ट 1927 में। उन्होंने लिखा था कि टाइगर जेंटलमैन होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो किसी भी मूड में हो, वो हर वक्त जेंटलमैन रहता है। लेकिन लेपर्ड हर वक्त चोर की तरह से बिहेव करता है, चोर ही नज़र आता है, और जबकि वो होता ही है चोर। ये बात लिखी थी कर्नल A.E. स्टीवर्ट ने। इसी लाइन की पहला सेंटेंस पूरा उठा के जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में डाला था कि टाइगर जेंटलमैन होता है चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैं उसका वो बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है। तो दोस्तों
इस बात से साबित होता है कि कॉर्बेट साहब ने कर्नल ए स्टीवर्ट की बुक पढ़ी थी। समकालीन थे, उम्र का मुझे नहीं मालूम कौन बड़ा था कौन छोटा था, लेकिन जिस टाइम पे कॉर्बेट शिकारी के रूप में एक्टिव थे उसी टाइम पे ए स्टीवर्ट भी थे और 10 साल इंडिया में रहे, बुक लिखी। लेकिन कॉर्बेट ने जब मैन ईटर ऑफ कुमाऊं मारा, सॉरी, जब रुद्रप्रयाग मैन ईटर मारा था उसके 1 साल बाद ही इनकी बुक आ गई थी और कॉर्बेट साहब ने उसको पक्का हंटिंग टेक्निक्स के लिए पढ़ा। तो जो कॉर्बेट साहब की बुक में जो आप पढ़ते हो, तो मैंने जैसे बताया कि हम लोगों के लिए जंगल एक्सपीरियंस 30% है। हम लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए, अगर हर किसी का अलग अलग होता है, किसी के लिए तो हो सकता है कॉर्बेट साहब के लिए 50% रहा हो सकता है 60% प्रैक्टिकल नॉलेज रहा हो, लेकिन बुक से नॉलेज ना आया हो यह असंभव है, क्योंकि ये बात साबित करती है कि कर्नल ए स्टीवर्ट की बुक कॉर्बेट साहब ने पढ़ी थी और उसकी पूरी एक लाइन अपनी बुक में डाली है। ये टाइगर जेंटलमैन होता है। तो अभी इस बात को पूरे विश्व में प्रचलित किया कॉर्बेट साहब ने, लेकिन इसका उद्गम आया था कर्नल ए स्टीवर्ट से। इस बात को बताने के लिए मैंने इतनी लंबी राम कहानी बता दी। दूसरी एक बात दोस्तों, अभी ये जो भाई साहब बैठे थे ज़मीन पे, एक तो मैं ज़मीन और ज़मीन से बहुत परेशान हूँ। पहले मैं जा बोलता था बड़े मज़े से, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने, क्योंकि उनका तलफ़्फ़ुज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है उर्दू का, वो बोले आप जा क्यों बोलते हो, बड़ा अजीब लगता है। तो क्योंकि उर्दू में जा भी होता है जा भी होता है, तो अब मेरे दिमाग में होता है ज़मीन बोलूँ कि ज़मीन बोलूँ। और अब अभी मैंने बोला ज़मीन पे बैठे थे, फिर मैं ज़मीन पे बैठे थे। अब कई बार मैं जुल्म को जुल्म बोल देता हूँ, तो पता ही नहीं चलता कहाँ जा बोलना है कहाँ जा। तो चलो नो इश्यूज़। अभी मेरे ख्याल से ज़मीन होता है क्या ना, तो ज़मीर तो होता है, ज़मीन होता है कि ज़मीन होता है पता नहीं। ये दोस्तों, ये जो पेवर्स लगे ना, इन्होंने कांड किया। मेरी गाड़ी का चिमटा जो टेढ़ा हो गया था ना, ये देखिए, ये जो पेवर्स है आपको डिज़ाइन से दिख रही होगी, तो जहाँ इनका ज्वाइंट होता है ना, तो वहाँ जब मिट्टी धसक जाती है तो ये ऊपर आ जाते हैं। यानी कभी किसी ने चाइनीज टायर लगाया होगा ना, तो उसका तो कांड हो जाएगा, टायर ही बोल जाएगा। मेरे साथ एक बार हो चुका है, एक दोस्त की गाड़ी में जा रहा था, उसने चाइनीज टायर लगाए थे, ऐसे ही झटका आया, ढाक, टायर बस्ट नहीं हुआ लेकिन उसकी हवा पूरी निकल गई। ट्यूबलेस टायर था, सर्दी का महीना था, देहरादून के पास ही हुआ था, छुटमलपुर वाला जो रोड है ना, खड़े खड़े, अच्छा हाथियों का भी इलाका, और बुरी तरह से कांप रहे थे ठंड की वजह से, डर की वजह से नहीं। रात को चेंज किया था। उस टाइम पे मेरा कानाताल में कैंप होता था, वो मैंने 2019 में बंद किया था, तब हम वहाँ जा रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी, हमें निकले ही शायद दिल्ली से रात को थे। तो ये जो सूखा नशा वाले भाई साहब बैठे थे, ये गीला नशा वाले हैं। नशा शराब में होता है, इनके हाथ में ही बोतल है, ये देखो, दार्शनिक अंदाज में देख रहे थे। पानी पकड़ रखा था, मतलब अब क्या कहते हैं, नित्य क्रिया से आए थे। अच्छा, नेचर्स कॉल से आए थे, बिना मतलब में इल्ज़ाम लगा दिया, बदनाम कर दिया उनको। बेचारा बोतल लेके गया था। हमारे यहाँ रीवा साइड बोलते हैं इसको दिशा मैदान। बोले कहाँ गए थे, बोलते दिशा मैदान के लिए गए थे। तो ये डिपर को यार कर ही दिया जाए। तो जो सूखा नशा वाले हैं, एक इस बात पे मुझे घटना याद आ गई, बता दूं आपको। ये सच्ची घटना है दोस्तों, रीवा की नहीं है, जहाँ की भी है। बताई थी एक रीवा में हमें किसी ने, पापा को बताई थी एक अंकल जी ने। तो एक वो ऑफिसर थे, उनकी पोस्टिंग के दौरान हुआ था कि एक बारात गई। तो बारात में जब लोग गए तो बाथरूम में दिक्कत हो गई कि पानी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था नल में। तो वो चल रहा था कि भाई पानी मंगाओ, कैसे बाथरूम जाएं और कैसे क्या जाए। तो उस वक्त कोई ऐसे ही गए बाहर, लोटा लेके कहीं से जुगाड़ करके बाहर कहीं पानी रहा होगा। बोले हम तो दिशा मैदान के लिए गए थे, बाहर आ गए। तो उसमें एक थोड़े से समझदार से आदमी थे,
वो बोले नहीं, अंदर एक छोटी सी सफ़ेद रंग की टंकी है, उसमें थोड़ा सा पानी है, कुल्ला करने लायक है। वो जो कमोड था दोस्तों, क्योंकि पहले इंडियन स्टाइल चलती थी, तो कमोड उन्होंने देखा नहीं था, बहुत पहले की बात है ये। तो जब मेरे पापा को बताई, उसके पहले की कभी की होगी, कमोड उन्होंने देखा नहीं था, उनको लगा है पानी की टंकी, इसमें थोड़ा सा नीचे तल्ली में पानी, उससे उन्होंने कुल्ला कर लिया था भाई साहब। तो ये, अब मैं उस बात पे आ जाऊँ, ये सूखे नशे वाले जो भाई साहब बैठे थे, आजकल नशे का प्रश्न तो बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, उसमें तो हमें कोई ज्ञान देना नहीं है, ना ही कोई सुनेगा। दोस्तों, जो मैं ज्ञान, मेरी बात आप सुनना, वो ये है कि कैंपिंग के दौरान नशा मत करना। आप होटल में रुको तो कर लो, कोई बात नहीं, और कैंपिंग के दौरान अगर आपने नशा किया तो जहाँ जंगली जानवर है वहाँ मत करना, ठीक है ना। जंगली जानवर के इलाके में बिल्कुल मत करना, मेरी बात मान जाना। क्योंकि मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, अभी यूएस में हुई है, नहीं अफ्रीका में हुई है। एक निकोलस नाम का बंदा था, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, कुछ दिन पुरानी होगी। तो वो कैंपिंग के लिए गया और उसके फादर भी कैंप लगा के बैठे थे, थोड़ा दूर थे, और उसने पार्टी शार्टी कर ली या सूखा नशा कर लिया, और वो अपने कैंप में चला गया। नशा इतना ज़्यादा था कि जैसे ये भाई साहब बैठे थे ना ज़मीन पे, ऐसे ही उसने टेंट की जिप खुली छोड़ दी। और खाने का सामान, कैंपिंग का एक उसूल होता है दोस्तों कि कभी भी खाने का सामान कैंप में रखना ही नहीं है। अगर आपका बचा हुआ खाने का है, जो पैक्ड है वो अलग बात है, पैक्ड मतलब जिसकी स्मेल नहीं आ रही, और जो खुला है जिसकी स्मेल आ रही है वो कैंप में नहीं। अगर बच गया है, कैंप से 25-30 फीट दूर रख के आओ। भालू आता है, उसके सूंघने की पावर बड़ी ज़बरदस्त है, खाने से अट्रैक्ट होके आ जाएगा। दूसरे जानवर भी आ जाते हैं, टाइगर लेपर्ड नहीं आते खाने की स्मेल से, क्योंकि उन्हें स्मेल ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन जो सूंघने वाले जानवर है। तो अभी क्या हुआ, जिप खुली थी उसकी टेंट की, तो वो बंदा सो गया। टेंट में सोलो था, वो टेंट में अकेले सो रहा था, उसके फादर दूसरे कैंप में थोड़ी दूरी पर सो रहे थे। रात को वो घुस गए, हाइना, स्ट्राइप्ड हाइना, और पकड़ लिया। अब ये तब तक उतर चुका होगा नशा, या जब दर्द हुआ होगा तो नशा उतरा होगा। ये चिल्लाया बहुत जोर जोर से, तो उसके फादर की नींद खुली। फिर इसने एक हाइना की तो आंखों में, या तो रोशनी जो भी हो, इसने उंगली मारी, उसकी आंखों में घुस गई, वो उसको चोट पहुंचाई। इसने दूसरे को घूंसे मारने जारी रखे। हाइना पीछे हटे, तब तक इसके फादर चिल्लाते हुए आ गए। उन्होंने भी क्या पत्थर मारे कि लकड़ी मारी, क्या किया, तो वो हाइना भाग गए छोड़ के। अब बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी। अब इसके फादर 2 घंटे तक ड्राइव करते रहे, तब जाके वो नियरेस्ट टाउन में पहुंचे, और वो गंभीर था। फाइनली उसकी जान बच गई। वो भी तब बची जब, क्योंकि उसके फादर वहाँ पर थे दूसरे कैंप में, उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई था। बहुत सारे लोग सोलो कैंपिंग भी करते हैं, कई बार उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो कैंपिंग ऐसी जगह पे करें आप जहाँ पे आसपास कोई घर बना हो, एकदम आइसोलेटेड जगह पे ना करें। आजकल कैरावैन कल्चर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मेरे पास भी कैरावैन है। तो आपको पता है कि मैं बता देता हूँ कि भाई, अगर आप, ड्राइवर कोई बताया होता है पहले से कि भाई कोई बोले भी तो उसको समझाओ कि आप यहाँ मत खड़ी करो, और आप इसको पेट्रोल पंप के पास खड़ी कर दो। पेट्रोल पंप में कर दो, पार्किंग लेगा, 100-500 रुपये दे दो। लेकिन पेट्रोल पंप में एक तो क्या है कि रात के टाइम पे गनर होता है, हमेशा गाड़ियाँ आ रही होती है, स्टाफ होता है, एक्स्ट्रा वॉशरूम मिल जाते हैं, तो वो सेफ होता है। पेट्रोल पंप हर जगह मिल जाते हैं जनरली। नहीं तो किसी रिजॉर्ट को पैसे दे दो पार्क करने के, उसके अंदर कर दो। कोई ढाबा हो, कोई दुकान हो, किसी का घर हो, बता के गाड़ी वहाँ खड़ी करो। कैंपिंग के मामले में भी आप ऐसा करो एकदम। और जंगली जानवरों को लाइटली बिल्कुल मत लो, क्योंकि जब आप कैंपिंग करते हो तो आप खाना बनाते हो। खाना बनाने में आप कितना ही इधर उधर करो, थोड़ा बहुत गिर जाता है खाते वक्त। और सब्जी वब्जी चलो नहीं स्मेल करती, लेकिन मैगी भी बनाओगे ना, तो मैगी के मसाले की स्मेल बहुत दूर तक जाती है, तो उससे जंगली जानवर अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैंपिंग एंजॉय करो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, खीर पूड़ी बटी। तो दोस्तों 35 मिनट की फाइल बन चुकी है। एडिट करके वीडियो 30 मिनट का बन जाएगा। तो ज़्यादा नहीं करते हुए, जैसे मैंने बोला कि जितने मिनट के वीडियो डालने की आदत हो, कोशिश करिए कि कभी इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, उतने ही मिनट के डालिए।
तो एंड करता हूँ इस वीडियो को, फिर मिलेंगे। अभी जा रहा हूँ 3 दिन के ट्रिप पे। काफ़ी उम्मीद तो है कि एडवेंचर देखने को मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपको भी मिलेगा, आपके लिए ही तो जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।